हेलो एवरीवन, आपके शानदार से प्लेटफॉर्म द बायो एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th के एक चैप्टर जो यूनिट 5 में है, चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में जब कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले हम इसका ओवरव्यू की बात करते हैं, तो इस चैप्टर का भी ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर को आसान से तरीके में समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके ख़त्म होने के कारण क्या है और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसको देखें। बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट में व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी में हम सबसे पहले जानेंगे डिफिनीसन। भैया बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा क्या है, किसको बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। हाउ मच बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, वर्ल्ड में पूरी कितनी बायोडाइवर्सिटी, इसको हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, कि बायोडाइवर्सिटी जो भी है, जितने भी अलग अलग प्रकार के हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी किसे कह रहे हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, यानी कि जीवों के बीच जो विविधता है उन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। उनके बीच जो वेरिएशंस है, अलगाव है, इसी बात को तो क्या सारे एनिमल्स एंड प्लांट एक समान रूप से धरती पर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, या कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, किसी चीज़ से वो इन्फ्लुएंस होकर इस तरह से अरेंजमेंट है। तो इसको जानने के लिए हम 2 चीज़ जानेंगे। एक जानेंगे लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, दूसरा जानेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ। एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि पहले हम जब नई नई स्पीसीज ढूंढना शुरू करते हैं तो ग्राफ तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन कुछ समय जाने के बाद ग्राफ हाइपरबोला हो जाता है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको हम कुछ लैटिट्यूडनल और कुछ लॉन्गिट्यूडनल इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो लैटिट्यूडनल लाइन के अकॉर्डिंग ही जो होता है हमारे पृथ्वी पर लाइट्स की अवेबिलिटी होती है, उस लाइट की अवेबिलिटी के आधार पर ही वेजिटेशंस पृथ्वी पर आता है। तो इसी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो भी कंट्री, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होती है, तो जो कंट्री या जो भी प्लेसेस इक्वेटर के पास होंगे वहाँ सबसे ज़्यादा वेजिटेशंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वेजिटेशंस घटता जाएगा, वहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज कम होती जाएंगी। इसके बाद जानेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भैया बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए आपको 2 साइंटिस्ट हेल्प करेंगे, डेविड टिलमैन एंड पॉल अहरलिच एंड डेविड टिलमैन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि बायोडाइवर्सिटी के होने के कारण क्या है। तो एनसीईआरटी आपसे पहले क्वेश्चन पूछती है, बताती है कि अलार्म करती है कि हम कितनी बायोडाइवर्सिटी को खो चुके हैं। दूसरा पूछती है कि क्यों भैया हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्यों खोते हैं, वो कारण क्या है। तो 4 कारण देती है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वर्जन, को एक्जिस्टेंशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या, आप उनके नेचुरल आवास को, जहाँ वो रहते थे नेचुरली, उनको ख़त्म कर, जैसे आपने जंगल को काट डाला। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में फिशेस को आप केवल उनको प्रजनन बढ़ने का मौका ही नहीं, तो लगातार आप उनको हंटिंग करके खा जा रहे हो पका के। एलियन स्पीसीज इन्वर्जन का क्या मतलब है, आप किसी विदेशी ऐसी स्पीसीज को ला के रख दिया जिसका यहाँ पर इस इकोसिस्टम में नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं था, तो वो स्पीसीज तेज़ी से दूसरे स्पीसीज को डैमेज करेंगी। कोएग्जिस्टेंशन का मतलब क्या है, कि कोई 2 ऐसे एनिमल्स थे जैसे युक्का एंड मॉथ है, तो क्या हुआ, आपने युक्का को मार दिया तो मॉथ मर जाएगी, मॉथ को मार दिया तो युक्का मर जाएगी, क्योंकि युक्का उसके पॉलिनेशन में हेल्प करती है और उसी के बच्चे उसके ओवरीज से कुछ सीड को खाकर अपना पालन पोषण करते हैं। तो आपने युक्का को ख़त्म कर दिया तो मौत मर जाएगी, मौत को ख़त्म कर दिया तो युक्का में पॉलिनेशन नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो एनसीईआरटी आपसे सबसे पहले पूछती है क्यों भैया आप क्यों कंजर्वेशन करना चाहते हो। तो 3 बातें बताती हैं कि आपको कंजर्वेशन क्यों ही करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी के। फिर उसने वो बताती है जिसमें नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड इथिकल, ये 3 पॉइंट्स में आपको समझाती है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करती है इन सिटू एंड इन सिटू, मतलब कैसे आप कर सकते हैं। तो उसमें एक तरीका बताती है इन सिटू, दूसरा बताती है एक्स सिटू, यानी कि जो एनिमल्स डेंजर्ड में है वो जिस स्थान पर है उसी जगह पर उसका कंजर्वेशन कर दीजिए, या उसको उठाकर दूसरे स्थान पे लाके, अगर आप उसी जगह कर रहे हैं तो उसको इन सिटू बोलेंगे, अगर वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्पेसिफिक कंडीशन में रख के कर रहे हैं तो उसको हम एक्स सिटू बोलेंगे। ठीक, इन सिटू का मतलब एज साइट एंड एक्स सिटू का मतलब अदर साइट। ठीक, अब हम बात करते हैं चैप्टर को अपने डिटेल्स में देखते हैं। एनसीईआरटी स्टार्ट्स में आपको कुछ डेटा देती है और बताती है कि अगर कोई एनिमल्स हमारी धरती पर
कोई एलियंस अगर हमारी धरती पर भ्रमण करने के लिए आएगा तो यहाँ की स्पीसीज रिचनेस को देखकर चौंक जाएगा। वो डेटा देती है कि यहाँ 20,000 चींटियों की प्रजातियाँ हैं, आर्किड की 20,000 है, बीटल की 3 लाख हैं, फिशेस की 28,000। इतनी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस देखकर वो हैरान हो सकता है। साथ ही साथ अगर किसी सामान्य इंसान को भी बताओ जिसका बायोलॉजी से लेना देना नहीं, तो वो भी एक बार चौंक जाएगा, इतनी ज़्यादा स्पीसीज। कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो ऐसे इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो लगातार ये उनके लिए क्वेश्चंस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके वो इस बात को वो हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है भैया, इसका रीज़न क्यों है। क्या स्टार्ट से जब धरती बनी तभी से इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी? अगर 2-4 ही बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता? इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते रहते हैं, जवाब खोजने की कोशिश करते रहते हैं। क्या ऐसा है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये फाइंड आउट करने, क्या शुरुआत में एक ही बीटल रहा होगा जिसमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि नेचर ने उसको एक बीटल से 3 लाख बीटल्स की स्पीसीज बना दी है? तो इन सारी बातों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपने टॉपिक को। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, कि भैया कितने अलग अलग प्रकार की जिंदा चीज़ें हैं, उनको हम क्या कहेंगे सिंपल सी भाषा में, कितनी अलग अलग प्रकार की जिंदा स्पीसीज हैं, जिंदा जीव जंतु हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एक पौधा है, पौधों के अंदर भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, हेट्रोजेनाइटी मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? हेट्रोजेनाइटी होती है एट ऑल लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर माइक्रो मॉलिक्यूल टू बायोम। आपको एक हायरार्की देखना चाहिए इस बात को समझने के लिए कि रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर माइक्रो बायोमॉलिक्यूल टू बायोम का क्या मतलब हम बताना चाहते हैं आपको। एटम होता है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल जिसको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, उससे बनता है ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की आपस में एक इंटरेक्शन से बनेगा कम्युनिटी, कम्युनिटी के आपस में इंटरेक्शन से बनता है इकोसिस्टम, फिर आपका बायोम एंड बायोस्फीयर। यहाँ से हम बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी को काउंट करते हैं। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हैं। आप सोचो बायोमॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास कितने अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश। ऑर्गेनेल्स पे देखो राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडी है, सेल्स में भी कई तरह के सेल्स हो सकते हैं जैसे एपिथेलियम सेल्स, न्यूरल सेल्स, इन सब के इसी तरह से इन्हीं प्रकार के सेल्स से लंग्स टिश्यू, ब्रेन टिश्यू बनता है हमारे बॉडी। ऑर्गन आप देख लीजिए, तो क्या है एक हर स्तर पर वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप आ जाइए इकोसिस्टम पर, वन ड्रॉप इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम। बायोम की बात करें तो हम डिजर्ट, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन, मिडोज, इन सब इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज popularized by the sociobiologist एडवर्ड ओ विल्सन बट गिवन बाय द रोजेन। बायोडाइवर्सिटी टर्म को सबसे ज़्यादा यूज किसने किया? सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन ने, बट इसको इस टर्म को दिया किसने था? रोजेन ने दिया था। एक और बात, एडवर्ड ओ विल्सन ने अपनी एक डिफिनेशन भी दी थी, इट इज़ अ कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम द, क्योंकि डाइवर्सिटी मॉलिक्यूलर लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होकर बायोम लेवल तक चलती है। मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलती है? बायोम लेवल के चलती है। लेकिन इन सबको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो आपका कौन सा है? एक जेनेटिक लेवल्स पर होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल की बात की जा रही है। एक स्पीसीज लेवल का होगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम बात कर रहे हैं। एक इकोलॉजिकल लेवल पर होगा, यानी कि हम ढेर सारे ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो देखिए जेनेटिक्स लेवल का मतलब क्या है कि एक स्पीसीज है। जेनेटिक का मतलब क्या? किसी एक स्पीसीज के जीन की बात कर रहे हैं, उसमें भी वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, उसमें भी सब स्पीसीज हैं। अगर उसे हम किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए लेंगे, बड़े इंडिविजुअल के लिए लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैरायटी बोलेंगे। अगर स्मॉलर इंडिविजुअल के लिए लेंगे तो उसको हम स्ट्रेंस बोलेंगे। जैसे आपके बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वायरसेस को तो नॉन लिविंग है, उसकी बात ही ना की जाए अभी। स्पीसीज की बात करें तो एम्फीबियंस, जैसे कहाँ
सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस पाए जा रहे हैं, कहाँ मैमल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं या मैमल्स कहाँ कम पाए जा रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। इकोलॉजिकल की बात करें तो बायोम लेवल की, यानी कि आर्कटिक टुंड्रा में किस प्रकार का बायोडाइवर्सिटी है, डेजर्ट में किस तरह का बायोडाइवर्सिटी है, वेटलैंड में किस तरह की बायोडाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी है। जैसे यानी कि एक विद इन स्पीसीज जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी का जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक लेवल्स पर एक जीव दूसरे जीव से क्या, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कितना अलग है, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कितना अलग है, इस बात को हम कंफाइन करने की कोशिश करते हैं। भैया हमारा आपका डीएनए एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कितना अलग, हमारा आपका डीएनए बिल्कुल सेम होता है, लेकिन 99.9% सेम होता है, लेकिन 0.1% डिफरेंट होता है। जब तक हम होमोजाइगोटिक ट्विंस हैं तब तक हमारा डीएनए 100% सेम नहीं होता, यानी कि वेरिएशंस हमारे आपके अंदर भी है। एक कुत्ता भी एक दूसरे कुत्ते से अलग है, आप देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी आपको एग्जांपल देती है रॉल्फिया ओमिटोरिया का, जिससे हमें निकलता है एक केमिकल्स निकाला जाता है रिजर्पिन, जो बीपी वाइजो कंस्ट्रक्टर होता है, बीपी को कम करता है, रिलैक्सेशन काज कराता है। और रिसेंट डे में इसका यूज जो होता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में भी हो रहा है। तो क्या ये हिमालय के डिफरेंट रीजन में पाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा देखा गया कि हिमालय के डिफरेंट रीजन में पाए जाने वाले जो रॉल्फिया ओमिटोरिया के प्लांट थे उनमें रिजर्पिन का कंसंट्रेशन जो होता था अलग अलग था, यानी कि हिमालयन रीजन में पाया जाने वाला रिजर्पिन के देखा गया कि उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग पोटेंसी के रिजर्पिन बन रहे हैं रॉल्फिया ओमिटोरिया के प्लांट में। इसका मतलब क्या है कि दे हैव जेनेटिकली वेरिएंट, उनमें उनके अंदर कुछ तो वेरिएशंस है जिस वजह से ऐसा काज हो रहा है। और दूसरा एग्जांपल आपको एनसीईआरटी देती है, इंडिया में 50,000 किसके चावल के स्ट्रेन पाए जाते हैं और 10,000 मैंगो की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, इस चैप्टर से हमेशा हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे, चाहे आपका नीट हो, बोर्ड हो या दूसरे अदर एग्ज़ाम्स हो, और हमेशा फैक्टोरियल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट आएगी, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बड़े ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा मार्क देने वाला ये चैप्टर है। तो आपको ये याद रखना है कि 50,000 किसकी हैं, राइस की। मैं ऐसे याद करता हूँ कि राइस छोटे होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी, मैंगो बड़ा होता है तो कम होता है, यानी कि वो 50,000 वाला है, मैंगो जो होता है 1,000 वाला है। आगे हम बात करते हैं कि स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात क्या है? एट स्पीसीज लेवल, यहाँ हम नंबर ऑफ़ स्पीसीज को काउंट करेंगे, किस पार्टिकुलर एरिया में किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल की कितनी नंबर प्रेजेंट हैं या किसी एरिया में कितने कम नंबर प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी आपको एग्जांपल देती है कि वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन ईस्टर्न घाट, यानी ये देखिए ये इंडिया है, इधर होगा हमारा पूर्वी घाट, इधर होगा हमारा पश्चिमी घाट। तो बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट में जो ज़्यादा एम्फीबियंस पाए जाते हैं, ट्री फ्रॉग तो स्पेशली यहीं पाया जाता है कि वो पेड़ों पर चिपका रहता है हमेशा। तो क्या बता रही कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और आप इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में आप कंफ्यूज करते हैं। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में हम नंबर आप किसी एक स्पीसीज को पकड़ते हैं और उसके नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या बायोडाइवर्सिटी है, जबकि हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में हम कई स्पीसीज को देखकर कंटिन्यू वहाँ की नेचुरल कंडीशन को देखकर क्या क्लाइमेट है, किस तरह का वहाँ का सॉइल है, इन सारी यानी कि वहाँ की इकोलॉजी कैसी है, इस बेसिस पर किस तरह का वेजिटेशंस हो रहा है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी हम ये कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये डिजर्ट एरिया है इसलिए यहाँ इतने प्लांट आए स्पीसीज, इतने एनिमल स्पीसीज आए। जबकि जब हम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम ये कन्फाइन नहीं करते हैं कि हम ये कन्फाइन करने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये किस तरह के सराउंडिंग में उग रहे हैं। हम ये केवल देखते हैं हाँ यहाँ इतने स्पीसीज हैं, यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ कम स्पीसीज हैं। लेट्स सी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि यहाँ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा वेजिटेशन, जैसे डिजर्ट में अलग प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ अलग प्रकार के आपके
पौधे देखने को मिले। मैंग्रोव यानी कि जहाँ छोटे श्रब उगते हैं। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये कैल्शियम एंड सिलिका के डिपोजिशन से बनते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म के, यानी कि स्पंजेज आप उदाहरण ले लीजिए। वेटलैंड झील में अलग प्रकार के आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। एस्चुरियंस की देखें तो वहाँ अलग प्रकार की आपको एस्चुरीज को देखें तो वहाँ आपको अलग ज्वालामुखी रत्न बोलते हैं, वहाँ अलग प्रकार की वेजिटेशंस आपको देखने को मिले। अल्पाइन मीडोज में तो आपको बिल्कुल अलग प्रकार का छोटी छोटी ग्रासेस ही आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी आपको बताती है कि इंडिया हैव ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे की तुलना में भारत में अलग प्रकार की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि कई प्रकार की डिजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव भी है, कोरल रीफ है। जबकि नॉर्वे कहाँ है, बिल्कुल पोलर के पास है, तो वहाँ तो हमेशा लगभग बर्फ सी ही जमे, तो कुछ वैसा इकोसिस्टम वहाँ ग्रो कर पाता होगा। तो इस तरह से आपका ये बायोडाइवर्सिटी ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ मच बायोडाइवर्सिटी, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ के बारे में हम बात करने वाले। पूरी दुनिया में कितनी स्पीसीज़ हैं, अभी तक हमने कितनी स्पीसीज़ को खोजा है, कितनी स्पीसीज़ खोज सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन सेम स्पीसीज़, यानी कि दो ह्यूमंस हैं उनके बीच किस प्रकार का बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इसको आप हमें कमेंट सेशन में इसका आंसर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।